बीसीएल में आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। कोविड काल में आपने इम्यूनिटी का भी नाम सुना होगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वैद्य जी हैं, संदीप जी बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, दिनचर्या, खान पान, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हमारे लिए होती हैं, लगभग 90% बीमारियां हमारे खान पान से प्रभावित होती हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुरा से विकार प्रशमन, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करना। तो आयुर्वेद जो ये साइंस है, ये साइंस जो है हमारी जीवन शैली से ही रिलेटेड है और उसमें दिनचर्या से लेकर ऋतुचर्या तक सब कुछ वर्णित है। अब दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक का नियम प्रॉपर मेंशन्ड है और उसमें सबसे पहले जो सुबह सुबह उठते हैं तो गंडूश, कवल, दातुन करना या जीवा निर्लेपन करना, ये उल्लेख होने से लेकर के, जैसे आज की डेट में ऑयल पुलिंग बड़ा फेमस हो रहा है। अभी एक डेटा आया ये कि जो आप ओरल हाइजीन के लिए माउथ वॉश यूज़ करते हैं वो 99% बैक्टीरियाज आपके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इट इज़ नॉट हेल्दी। पहले हमारे यहाँ ये उल्लेख था कि ऑयल पुलिंग होती थी कि लौंग का तेल या तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल, उसको जो है मुंह में भरते थे, उससे कुल्ला करते थे, फिर उसके बाद फिर दातुन करते थे, फिर जिह्वा निर्लेपन करते थे, उसके बाद फिर खान पान आहार विहार पे जाते थे। तो जो चीज़ें हम पहले करते रहे हैं उन चीज़ों का ही उल्लेख अब हो रहा है कि जो अब आई हुई चीज़ें हैं ये गलत हैं, जो पहले था वो बेटर है जो है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो वहाँ से शुरू होता है। दूसरा फिर आता है आहार पे। चिकित्सा सिद्धांती आहार विहार और औषध है, डाइट, लाइफस्टाइल, उसके बाद मेडिसिन। और अगर आप आहार विहार ठीक करने को तैयार हैं तो फिर आपको औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आयुर्वेद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है वो आपका आहार है। अब उस आहार के लिए भी बाकायदा उल्लेख किया गया कि आप भोजन कैसे करें। इतना माइन्यूट एक्सप्लेनेशन है कि भोजन कैसे करें कि उसके लिए बाकायदा एक सूत्र कहा है कि उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या विरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति दुतम नाति विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मानं अभिसम्यक्ष सम्यक। यानी कि जो भोजन है वो उष्ण होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए जिसमें घी पड़ा होना चाहिए, मात्रावत होना चाहिए यानी एक निश्चित मात्रा में आपको भोजन करना चाहिए। उसके बाद अजीर्ण, ये क्या कहते हैं, जीर्ण हो चुका हो, जो पुराना भोजन आपने किया है वो पच जाए, यानी कि इसीलिए 3 घंटे के बाद जो आपके पेट में फूड है स्टमक में, वो 3 घंटे लगते हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में, तो वो 3 घंटे के बाद ही अगला भोजन करना चाहिए। मात्रावत है, उसके साथ साथ सही जगह पे, साफ सुथरी जगह पे होना चाहिए, सारे उपकरणों के साथ होना चाहिए। उसके बाद अजल्पन अहसन, उस समय आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, भोजन पे आपको ध्यान देना चाहिए और अपना सम्यक समीक्षा करते हुए भोजन करना चाहिए, तब भोजन आपको लाभ देता है। इतना माइन्यूट एक्सप्लेनेशन है आयुर्वेद में, ये सिर्फ आपके भोजन से रिलेटेड है। उसके बाद आपकी दिनचर्या कैसे हो, आपकी रात्रिचर्या क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिल जाता है। और अगर आप ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपको चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक आपने बहुत सही बात कही कि अगर प्रोटोकॉल जो हमारा होता है खाने पीने का, पानी का, फ्रूट्स का, सवाल ये होता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ में इतना बिजी है कि अगर उसको कोई समय नहीं मिलता है किसी काम के लिए तो अपने हेल्थ को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो समय नहीं दे पाता है, खान पान कैसा है नहीं प्रोटोकॉल फॉलो कर पाता है। तो हमारे दर्शकों को एक सामान्य खान पान का क्या तरीका होता है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त से बताएंगे आप? सभी लोग जो है अपने जीवन में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं। ये 3 मील तो सभी करते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 3 मील्स एंड 3 स्नैक्स अ डे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। यानी सुबह आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक फल ऐड कर लीजिए और लंच और डिनर के बीच में एक फल ऐड कर लीजिए। अब फल ऐड करने का मतलब, जैसे सेल्स के लोग हैं, अब उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, सुबह निकल जाते हैं, पूरे दिन बाहर रहते हैं, तो उनका एक बड़ा वो एक्सप्लेनेशन होता है कि खाना कैसे खाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो ब्रेकफास्ट आप करके जाइए, सेल्स में है, लंच करना ही है आपको। अब ये आपकी चॉइस है कि आप घर से टिफिन लेकर के जाइए या रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाइए। वहाँ भी जब आप बैठ रहे हैं तो बेसिक चेंज बस इतना कर लीजिए कि मैदा, दही, ठंडा पानी और चाय, ये 4 चीज़ें तो स्ट्रिक्टली नो है।
ये वंस इन अ फोर्टनाइट, वंस इन अ मंथ, ये लग्जरी होनी चाहिए। डोंट मेक इट अ हैबिट कि मैदे की कोई चीज़ नहीं खानी, दही नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना और चाय नहीं पीना। ये बेसिक अवॉइड करना है। और फ्रूट आप कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में 2 सेब रख लीजिए, एक 11 साढ़े 11 बजे खा लीजिए, एक शाम को 5 बजे खा लीजिए। ब्रेकफास्ट करके निकलिए, दोपहर में लंच करते ही हैं और रात में डिनर करिए। सोते समय गर्म पानी या गर्म दूध, जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ करिए। और दूध जब हम कहते हैं तो कोशिश करिए गाय का दूध पीने के लिए, क्योंकि दूध जो है वो रेचक है। जो भैंस का दूध है वो कफकर होता है, वो आपको निद्रा करता है, प्लस वो अग्निमांद्य भी करता है और डाइजेशन में भी मुश्किल करता है आपके लिए। और जो गाय जो है उसकी प्रकृति इस तरह की है कि वो त्रिदोष सम प्रकृति है। जैसे भैंस जब तालाब में जाती है तो वो आराम से बैठी रहेगी, वो वहाँ से निकलेगी नहीं, ये उसकी प्रकृति है। लेकिन गाय तालाब में जाती है तो एक तरफ से घुसेगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते। तो कफ प्रकृति होने के कारण भैंस का दूध जो है वो भारी होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। तो दूध गाय का लीजिए। बाकी एक सवाल इसमें से निकल सकता है ये कि जो मैदा, दही, ठंडा पानी और चाय, जब मैंने कहा तो सबके दिमाग में ये आएगा कि दही तो हेल्दी होता है पेट के लिए, दही क्यों नहीं खाना है। दही इसलिए नहीं खाना है कि दही कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, दही पेट को बांधती है। जब पेट खराब होता है तो हम लोग कहते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ दही के साथ। हाँ, दूसरा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दही ठंडी है, इसलिए जिसको एसिडिटी होती है इसलिए वो दही खा रहा होता है, जबकि दही अम्ल रसात्मक है। और अम्ल रसात्मक होने के कारण पृथ्वी भुज भूते, पृथ्वी और तेज महाभूत से बना हुआ है। तो तेज महाभूत होने के कारण दही जो है वो उष्ण गुणात्मक है, वो आपकी एसिडिटी को भी बढ़ाती है। तो दही खाने का एक तरीका है कि उसका प्रेरिक्विजिट है कि आंवले का चूर्ण हो, गाय का घी हो, शहद हो या मूंग की दाल हो। अब आंवले का चूर्ण और गाय का घी आप दही में डालते नहीं, बच गया शहद और मूंग की दाल। तो जब दही खानी हो तो शहद के साथ खाइए या मूंग की दाल के साथ खाइए। तो एक क्रक्स इसका अगर देखें तो ये है कि 3 मील्स एंड 3 स्नैक्स अ डे करिए। ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए और डिनर करिए, उसके बीच में एक फ्रूट रखिए। सोते समय गर्म दूध पीजिए और दही की जगह पे चाहें तो आप छाछ ले सकते हैं 1:4 के रेशियो में। 1 कटोरी दही में 4 कटोरी पानी डाल के उसको मथ के उसको अपने टेस्ट के हिसाब से जीरा, हींग, अजवाइन मिला लीजिए, टेस्ट के हिसाब से। बाकी अगर आप मेरे पास आएंगे तो आपकी अगर कोई परेशानी है तो दोष अनुसार, अगर वात दोष आधिक्य है तो उसमें फिर शुंठी, सैंधव ये दोनों डाला जाएगा। अगर पित्त दोष आधिक्य है तो मिश्री, गुड़ या चीनी डाल करके लेना चाहिए। और अगर कफ दोष आधिक्य है तो फिर शुंठी, सैंधव और काली मिर्च डाल के लेना चाहिए। तो जिस तरह का लक्षण हो उसके अकॉर्डिंगली छाछ लीजिए। और छाछ हमेशा कोशिश करिए कि फ्रेश हो, क्योंकि अगर छाछ रख दिया जाता है तो उसके ऊपर काल संस्कार होता है और वो एसिडिक हो जाता है और वो नुकसान करता है। तो फ्रेश छाछ जितना फायदेमंद है उतना रखा हुआ छाछ उतना ही नुकसानदेह है। तो इसलिए हमेशा भोजन में इतना सा चेंज करना ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल का एक सबसे बड़ा उदाहरण इसमें हो सकता है कि लोग साउंड स्लीप सो नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं साहब हम सोने की तो कोशिश करते हैं, 10 बजे 11 बजे के बाद सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है, सुबह नींद आती है। दूसरी चीज़, शरीर को लेकर के हम बात करें अगर, तो वेट अधिक हो जाना, वेट के साथ साथ स्लीप डिस्क सहित तमाम ऐसी बीमारियां जिसको स्लीप डिस्क का रूप नहीं कह सकते हैं, बहुत सी इस तरीके से, चूंकि पूरी शरीर हमारी नसों के मकड़ जाल से है, तो उसका भी एक असर होता है। तो इसमें आपका पंचकर्मा या शिरोधारा, स्नान शोधन, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है और कितनी इम्पोर्टेंट है? हाँ, एक्चुअली शरीर में कोई भी शूल जो है, यानी कि दर्द या कोई स्टिफनेस जो है, वो कोई भी अगर शूल है तो वो वात व्याधि है, वो वात दोष के कारण होता है। जैसे लोग पहले बोलते थे कि पूर्वा बहती है तो जोड़ों में दर्द होता है जो है। तो जब हम पंचकर्म करने जाते हैं तो पंचकर्म एज द नेम सजेस्ट 5 कर्म है। वमन यानी कि वॉमिटिंग, उल्टी कराना, विरेचन यानी कि लूज मोशंस, नस यानी कि नॉस्ट्रल्स में मेडिसिन डालना, बस्ती यानी कि एनिमा। बस्ती के 2 प्रकार हैं तो उन 2 प्रकारों को लेके बाकी 3 मिलाकर के 5 कर्म हो जाते हैं, ये पंचकर्म है। तो जब अभ्यंग स्वेदन की जैसे आपने बात की, तो अभ्यंग स्वेदन में अभ्यंग का मतलब होता है पूरे शरीर पे तेल लगाना, और स्वेदन यानी कि स्टीम जो है, ये 2 चीज़ें हो गई। तो अभ्यंग क्यों इफेक्टिव हो जाता है? वो इसलिए इफेक्टिव हो जाता है कि जो वात दोष के गुण हैं, जैसे बाहर हवा है उसमें जो गुण है वही सारे गुण हमारे शरीर में वात दोष में भी है। जैसे ये जो मेरी उंगली है, ये जो आवाज़ आ रही है, ये एयर बबल्स हैं जो कि बर्स्ट हो रहे हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ बोन्स, ये वात दोष के कारण है, ये वात है उसके कारण ये आवाज़ आती है। तो जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पे खाली जगह जहाँ होगी वहाँ पे वात होगा। और वात बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, क्योंकि बैटिंग ऑफ आईलिड्स, आँख झपकने से लेके, ब्लड सप्लाई से लेके, आपके थॉट से लेके, ब्लड
हार्मोनल सिक्रीशन से लेके या मल मूत्र और अपान वायु के विसर्जन से लेके ये हर चीज़ में वात दोष का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चल गुण जहाँ है वो वात के कारण है। तो जब अभ्यंग स्वेदन की हम बात कर रहे होते हैं तो जो वात के गुण हैं वो समझने वाले हैं कि जैसे बाहर जो हवा है उसमें जो गुण है वही सारे गुण हमारे शरीर में वात दोष में है। अब बाहर की हवा के गुण क्या है कि तत्व रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला। बाहर की हवा रूखी है, हल्की है, सूक्ष्म है, शीत गुणात्मक है और चल गुणात्मक है। रूटीन में हम इन्हीं गुणों का सेवन कर रहे होते हैं। घी तेल नहीं खाओ नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, रूक्ष गुण का सेवन है। एसी फैन कूलर का एक्सपोजर है, शीत गुण का सेवन है। चलना फिरना हाई है, चल गुण का सेवन है। उसके बाद प्रेशर टू परफॉर्म इन सोसाइटी, स्ट्रेस तनाव, उसके कारण भी वात दोष बढ़ रहा होता है। यानी हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे वात दोष बढ़ रहा है। तो जब हम इसकी चिकित्सा करने जाते हैं तो इन गुणों के विपरीत गुणों का इस्तेमाल करते हैं। यानी रूक्ष के अगेंस्ट कुछ स्निग्ध हो, लघु के अगेंस्ट कुछ गुरु हो, शीत के अगेंस्ट कुछ उष्ण हो, चल के अगेंस्ट कुछ स्टैटिक हो, स्थिरत्व वाला हो, और सूक्ष्म के अगेंस्ट विशद हो या बृहद हो। अब ये सारे गुण अगर आप देखें तो ये तेल में, तेल स्निग्ध होता है, तेल गुरु गुणात्मक होता है, तेल को हम गर्म कर सकते हैं, तेल की विस्कोसिटी ज़्यादा, उसको टेबल पे रखिए उसमें स्थिरत्व है, प्लस तेल थोड़ा सा रखिए वो फैलता भी है। तो वात के विपरीत वो बृहद भी है सूक्ष्म के अगेंस्ट। इसीलिए आप अगर देखिए तो हम लोगों के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे दादा दादी, वो लोग पूरे बदन में तेल लगाते थे, धूप सेकते थे, उसके बाद नहाते थे, और उनका एसी फैन कूलर का एक्सपोजर नहीं था। निश्चित समय पे निश्चित मात्रा में खाते थे। वो 80-80, 90-90, 100-100 साल के होके गए, किसी को आर्थराइटिस नहीं हुआ। सिर्फ इसी कारण, क्योंकि वो तेल का इस्तेमाल करते थे। और अगर आज की डेट में सामान्यतया आप देखें तो आखिरी बार तेल कब लगा था ये आदमी को याद भी नहीं होगा। ये बचपन में ही मालिश जो हुई थी, जो है कि छोटा बच्चा है तो उसकी मालिश हो रही, हड्डियाँ स्ट्रांग हो जाएंगी, तभी हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। तो इसीलिए अभ्यंग स्वेदन जो है, अभ्यंग जो है ये दोषों को शाखाओं से मूव करके कोष्ठ में लाने की क्रिया है, और उसके बाद फिर स्वेदन होता है। तो इससे भी दोष मूव होकर के कोष्ठ में आते हैं, और इसी को लंबे समय तक 6-7 दिन करने के बाद प्रिपरेशन करते हैं, जिससे कि पेट पूरा फूलता है और दोष इकट्ठा होते हैं वहाँ पे। फिर 8वें दिन एक मेडिसिन देते हैं जिससे लूज मोशंस होती हैं। फिर 5-6 दिन का डाइट रेस्ट्रिक्शन होता है। इस तरह से पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं। तो अभ्यंग स्वेदन इस तरह से यूजफुल है। अगर आप पंचकर्म नहीं भी करा रहे हैं तो भी आपको ये करना चाहिए कि पूरे बदन में तेल लगाइए, थोड़ा धूप सेकिए। आज की डेट में किसी का भी टेस्ट कराइए तो कहता है सर विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाती है। सबसे अधिक सवाल यही आ जाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इसी कारण है कि घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, धूप में निकलना है नहीं, और धूप में निकलना है तो छाता लेके निकलना है। तो जब आप ये करेंगे, और नेचुरल सोर्स जो है सिर्फ सूर्य है, सन है, जिससे आपको विटामिन डी मिल रहा है और आप उसी से भाग रहे होते हैं। अच्छा, लोग ये भी सोचते हैं कि दिन में हमने धूप तो लिया था, तो दिन का धूप और सुबह का धूप में विटामिन डी के लिए वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। अब होता ये है कि जैसे दिन में जब आप धूप ले रहे होते हैं तो उस समय सूर्य एकदम आपके ऊपर होता है, और उस समय जो है सूर्य सबसे तीक्ष्ण स्थिति में होता है, तो उसके कारण आपको डिहाइड्रेशन भी होता है। तो इसीलिए सुबह की जो धूप है वो ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होती है। वो आप ज़्यादा देर तक ले सकते हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इसी कारण जैसे जब सूर्य उत्तरायण में आता है, यानी मकर संक्रांति ऑनवर्ड्स मौसम गर्म होना शुरू होता है, तो उत्तरायण ये जो काल है, इस समय जो है बल क्षीण होना शुरू हो जाता है। ऋतु इस तरह की है। इस समय पेड़ पौधे भी जो है सूखने लगते हैं, पतझड़ की स्थितियां हो जाती हैं इस तरह से। और जब वर्षा ऋतु आती है, जब सूर्य दक्षिणायन में जाना शुरू होता है, तब फिर उसके बाद सब कुछ हरा भरा होने लगता है, शरीर बल भी बढ़ने लगता है और सब कुछ। तो इस समय ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है शरीर की। तो इसलिए डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो है आयुर्वेद की चिकित्सा में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और अब सवाल ये है कि जो हमारे दर्शक हैं, इनके और भी बहुत से सवाल होंगे, इनकी समस्याएं भी होंगी। ऐसे में अगर हमारे दर्शक आपसे कनेक्ट होना चाहें और अपनी जानकारी लेना चाहें अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? एक तो ये कि हमारा गूगल पे एक पेज है जो आयु डिटॉक्स के नाम से है। दूसरी हमारी एक वेबसाइट है, वो www.ayurdetox.in करके है, ये हमारी वेबसाइट है। बाकी फ़ोन से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8932005555 इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी गोमती नगर में जयपुरिया स्कूल के पीछे विनीत खंड 6 में अभी हमारा क्लिनिक स्थित है, और 1 महीने बाद ये एक्सटेंशन में जाने वाला है, वहाँ एक बड़े सेटअप में जो है वहाँ पे जा करके हम लोग स्थित हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने BCL से बातचीत की और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर पर आपकी जानकारी से हमारे जो दर्शक हैं उससे वो लाभान्वित होंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।